देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लास में तो हम लोग ट्रेंगल रूल सीखे थे और ट्रेंगल रूल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है उसको हम लोग बनाना सीखे थे। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे बच्चों रिजोल्यूशन रूल, विघटन नियम। और विघटन नियम के अनुसार से हम लोग ये समझेंगे कि किसी एक वेक्टर को हम एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कैसे तोड़ सकते हैं, यानी उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा होगा और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे लगभग मतलब रिजोल्यूशन रूल समझ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट भी समझ चुके हैं। रिजोल्यूशन रूल के बाद हम डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ाते हैं और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ा के इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम आप लोगों को लेकर चलेंगे बच्चों 3D में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसे अभी हम 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है उसको हम दो अक्षों की ज्यामिति कहते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस। लेकिन 3D में हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों एक्स वाई और जेड, यानी तीनों एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास हम लोग बिना देरी करते हुए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों तो पढ़ेंगे आज हम लोग बच्चों रिजोल्यूशन रूल, इसका हिंदी होता है बच्चों विघटन नियम। ठीक है, रिजोल्यूशन रूल की जरूरत क्यों पड़ती है? यानी विघटन नियम। ठीक है, विघटन नियम की कहानी क्या है बच्चों? जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बच्चों विघटन नियम में। विघटन नियम की सबसे बड़ी कहानी यही है बच्चों कि थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ये एक स्लोप है बच्चों, फिसलन पट्टी जिसको हम कहते हैं, इस फिसलन पट्टी पर एक बच्चा जो है बच्चों, बच्चा फिसलने की कोशिश कर रहा है। तो ये बच्चा फिसल रहा है बिना किसी के धक्का दिए ही। जैसे ही ये इस पर बैठा ये फिसलना शुरू कर दिया, मान लो भी वेलोसिटी से ये फिसलना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन उठा कि ये बिना फोर्स के कैसे ये मोशन में आ गया बच्चों। तो हम बता रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे इस बच्चे के ऊपर फोर्स लग रहा है बच्चों mg। क्या लग रहा है बच्चों? mg। और यहाँ पर ये इसका आपका ये इसका x एक्सिस हो जाता है और ये इसका y एक्सिस हो जाता है। ठीक है बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर रहते हैं। ठीक है, अगर ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया बच्चों, तो ये आपका जान तो क्या हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा और ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। और जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो पूरा कोण 90 है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा बच्चों। तो ये mg के कारण यहाँ पे mg cos थीटा बन जाएगा, यहाँ का जो कंपोनेंट बनेगा वो mg cos थीटा बनेगा और यहाँ का जो कंपोनेंट बनेगा वो mg sin थीटा। यही mg sin थीटा इसको फिसलाएगा और ये mg cos थीटा इसको चिपकाए रहेगा, मतलब सतह से चिपकाए रहेगा बच्चों। ठीक है, तो एक फिसलाएगा और एक चिपकाए रहेगा बच्चों। चलिए, तो ये कहानी होती है बच्चों हमारे रिजोल्यूशन की, यानी एक वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। यानी वी कैन रिजोल्यूट ए वेक्टर इन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, यानी एक सदिश को हम दो कंपोनेंट यानी दो घटकों में तोड़ सकते हैं। यानी वी कैन रिजोल्यूट ए वेक्टर इन टू कंपोनेंट। एक सदिश को हम
दो घटकों में तोड़ सकते हैं। एक सदिश को हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। पहला है बच्चों, वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला हो जाएगा बच्चों एक्स कंपोनेंट, इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों एक्स घटक। ठीक है बच्चों। दूसरा हो जाता है बच्चों वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों वाई घटक। ठीक है। यानी किसी एक वेक्टर को हम आसानी से दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। पहला होता है बच्चों एक्स कंपोनेंट और दूसरा होता है वाई कंपोनेंट। चलिए बच्चों, हम आप लोग को समझा रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इस जमीन पर, अगर कोई व्यक्ति ऐसे मतलब किसी वस्तु पर ऐसे फोर्स लगा रहा है इस जमीन पर, मान लीजिए एक ये वेक्टर, ये ए वेक्टर बन गया बच्चों। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो मॉड ऑफ ए वेक्टर है। ठीक है। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है बच्चों, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके साथ हमारा ये जो होगा बच्चों एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा? एक्स एक्सिस। और ये जो होगा ये वाई एक्सिस हो जाएगा। कौन सा एक्सिस हो जाएगा बच्चों? वाई एक्सिस। तो अगर हम करते हैं बच्चों कि अगर ये थीटा है बच्चों, बात समझने की कोशिश कीजिए तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ऐसे डाल देंगे बच्चों, यहाँ से हम ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा? ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये इसका एक्स कंपोनेंट वेक्टर हो जाएगा। और ये आपका एक्स कंपोनेंट है, इसको हम आधार कहेंगे या इसको हम बेस कहेंगे बच्चों। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर कहेंगे या लंब कहेंगे। इसको हम बच्चों क्या कहेंगे? मॉड ऑफ ए वेक्टर को हाइपोटेनियस कहेंगे या कर्ण कहेंगे बच्चों। तो आप बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है बच्चों आधार यानी बेस बटा में कर्ण यानी हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हाइपोटेनियस या कर्ण का मान आप लोग को मिल गया है बच्चों। वो कितना है बच्चों? आधार या बेस का मान आ गया बच्चों, आधार या बेस का मान आपका आ गया बच्चों। ये कर्ण का मान मॉड ऑफ ए वेक्टर है। मॉड ऑफ ए वेक्टर जाके cos थीटा से गुना हुआ तो मॉड ऑफ ए वेक्टर आपका क्या हो गया बच्चों? cos थीटा हो गया। और ये आपका आधार या बेस हो गया बच्चों। ठीक है। और यही आपका जानते हो, ये आपका आधार या बेस जो है यही आपका एक्स कंपोनेंट हो गया बच्चों, एक्स कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर, एक्स कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर। यानी ए वेक्टर का एक्स एक्स अक्ष का घटक, एक्स अक्ष का घटक। ठीक है। उसी तरह से बच्चों अब हम वाई अक्ष का घटक हम लोग निकालेंगे। तो वाई अक्ष का घटक कैसे निकलेगा? तो सेम टू सेम वही फिगर हम लोग लेंगे बच्चों, बस सेम टू सेम वही फिगर लेंगे। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है बच्चों और यहाँ पे आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर है। ठीक है। ये आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर है और यहाँ पे एंगल बनाया थीटा। तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया बच्चों। अब वाई एक्सिस पर जो इसका कंपोनेंट गिरा वो आपका जानते हो, ये तो कंपोनेंट गिर गया, लेकिन ये जो एंगल का मान आएगा इसको हम कहेंगे बच्चों 90 माइनस थीटा। क्या कहेंगे बच्चों? 90 माइनस थीटा। अब ये जो वेक्टर है जैसे यहाँ पे हम गिराएं बच्चों तो ये आपका एक्स कंपोनेंट हो गया और ये आपका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों? वाई कंपोनेंट। अब हमें निकालना है बच्चों इस आधार या बेस का मान, आधार का मान निकालना है या बेस का मान निकालना है। और ये आपका परपेंडिकुलर कहिए या लंब कहिए, क्योंकि हमेशा एंगल जो होता है बेस और हाइपोटेनियस के ही बीच में ही बनता है। और ये आपका
हाइपोटेनियस कहिए या कर्ण कहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला डालेंगे, कॉस थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका जानते हो क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस और बटा में कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका आधार या बेस, हाइपोटेनियस या कर्ण का मान, हाइपोटेनियस या कर्ण का मान मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, ये इधर भागा इधर जाएगा तो गुना, यानी आधार या बेस का मान मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा हो गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा हो गया। और यही आपका जानते हो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर आपका साइन थीटा हो जाएगा, और यही आपका बच्चों बन जाएगा ये y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का y घटक, ठीक है। तो दोनों घटक हम निकाल लिए बच्चों, तो x घटक का मान आया मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा, और y घटक का मान आया बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। और अगर अगर किसी भी वेक्टर को लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, तो हम आप लोगों को चलिए समझाते हैं। देखिए बच्चों, अब प्रूफ भी करके दिखाते हैं कि इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी से इसको उतार लीजिए बेटा। चलिए बेटा, देखिए बच्चों, यहाँ पर अगला है बच्चों कि अगर किसी वेक्टर को लिखा जाता है तो कैसे वेक्टर को लिखा जाता है, तो ए वेक्टर बराबर आप ऐसे ही ना लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये आपका 3D वेक्टर होता है। कैसा डी होता है, 3D। लेकिन यहाँ पे अभी ए वेक्टर 2D में है, तो आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है बच्चों 2D, यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय, और 3 डायमेंशनल मतलब होता है बच्चों त्रिविमीय। अब यहाँ पे x का मान, आप x कंपोनेंट का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो x कंपोनेंट का मान निकाल चुके हैं, तो आप a वेक्टर बराबर आराम से लिख सकते हैं मोड ऑफ a वेक्टर साइन थीटा आई कैप प्लस y कंपोनेंट का मान, सॉरी x कंपोनेंट का मान cos थीटा में है बच्चों, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा आई कैप, और यहाँ पे y कंपोनेंट का मान आप लोग को दिया है, तो आप लोग लिख सकते हो मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा जे कैप, आसानी से लिख सकते हो इस वेक्टर को। अब देखिए बच्चों, अब इस वेक्टर को अगर आप लोगों को तोड़ना है, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड लगाइए, तो मॉड ए वेक्टर कीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान आ गया बच्चों आप लोग का रूट अंडर मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर दोनों में से मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों,
1 आ जाएगा, तो रूट अंडर मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। और इस तरीके से आप लोग का आ गया मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर। यानी कहानी कुछ ऐसी थी बच्चों कि हम कभी भी किसी वेक्टर को दो कंपोनेंटों में तोड़ते हैं बच्चों, ठीक है, दो कंपोनेंटों में तोड़ते हैं। तो दो कंपोनेंटों में तोड़ेंगे बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि उस वेक्टर को फिर लिखना है तो आप नहीं लिख सकते हो। तो जब भी एक्स कंपोनेंट लिखोगे तो उसके साथ आई कैप लग जाएगा, और जब भी बी कंपोनेंट लिखोगे तो जे कैप लग जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि पॉइंट ए का मान क्या हो जाएगा, तो पॉइंट ए का मान आपका मॉड ए कॉस थीटा कमा मॉड ऑफ ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोई भी पॉइंट यानी बिंदु बिंदु आपका किस रूप में लिखा रहता है, तो कोई भी पॉइंट आपका बिंदु अगर ए ही लेते हो तो आपका वो बिंदु x कमा वाई के रूप में लिखा रहेगा। तो x कंपोनेंट हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं कि x कंपोनेंट का मान मॉड ऑफ ए कॉस थीटा है और y कंपोनेंट का मान मॉड ऑफ ए साइन थीटा है। और इसमें सिर्फ i और j लगा दीजिएगा बच्चों, तो ये आपका वेक्टर के रूप में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आप फिर मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा तो फिर वही कहानी हो जाएगी, जितना था पहले उतना ही अब भी रहेगा बच्चों। तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, कभी भी आप पढ़िएगा तो कोई भी कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ा तोपची कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सारे कॉन्सेप्ट इजीली होते हैं और सब कुछ आप लोग को आसानी से समझ में आएंगे बच्चों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर रखते हैं कि एक वेक्टर ए वेक्टर है बच्चों, ठीक है, ये मान लीजिए 4 न्यूटन का वेक्टर है और ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों। तो इसका अगर आप वेक्टर इसका एक्स कंपोनेंट लिखोगे तो ये आपका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों, ये आपका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये आपका यहाँ से आपका वाई कंपोनेंट हो जाएगा और ये आपका एक्स कंपोनेंट। तो ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, यानी इस वेक्टर को दो भाग में हमें तोड़ना है। एक एक्स कंपोनेंट में तोड़ना है तो 4 cos 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ cos थीटा लगेगा और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके साथ 4 sin 60 डिग्री हो जाएगा। यानी एक्स कंपोनेंट का मान आ गया बच्चों 4 cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान आप जानते हो बच्चों 1/2 होता है। तो एक्स कंपोनेंट का मान आ गया बच्चों 2। ठीक है, अगर y कंपोनेंट का मान निकालना है तो y कंपोनेंट आपका 4 sin 60 डिग्री हो गया बच्चों। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2√3 हो गया। अब कोई भी वेक्टर मान लीजिए ये एफ वेक्टर था, कौन सा वेक्टर था, एफ वेक्टर। तो एफ के बिंदु का मान आपका जानते हो कितना आ गया, बिंदु का मान आ गया बच्चों 2 √3, यानी ये आपका किसके बराबर हो गया, एफ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बराबर हो गया। अब इस एफ वेक्टर का मान निकालोगे तो एफ वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2√3 जे कैप हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि एफ का मैग्नीट्यूड आपका कितना आया है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, मॉड ऑफ एफ वेक्टर का मान 4 न्यूटन आया है। तो देखिए गारंटी हम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे एफ वेक्टर का मान 4 न्यूटन ही आएगा, कोई दूसरा मान नहीं आएगा। यानी आपके एफ वेक्टर का मान, मॉड ऑफ एफ वेक्टर का मान 4 न्यूटन ही आना चाहिए और मेरा आएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ एफ वेक्टर बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 2×4 और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। चलिए हम बताएं, मॉड ऑफ एफ वेक्टर बराबर ये आपका √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर हो गया, यानी 2×4 प्लस कितना हो जाएगा, 2×4 और √3 का होल स्क्वायर जानते हो कितना होता है, 3 हो जाता है। तो देखिए मॉड ऑफ एफ वेक्टर का मान आ गया बच्चों, मॉड ऑफ एफ वेक्टर का मान आ गया बच्चों 4×3 = 12 और 12×4 कितना हो गया, 16 और 16 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों, 4। तो इस तरीके से 4 न्यूटन। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया,
मतलब वेक्टर फॉर्म हो गया जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। ये केवल मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों 4 न्यूटन। तो देखिए बच्चों, यानी इस बात से ये साबित होता है कि किसी भी वेक्टर को हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, बशर्ते उस वेक्टर का किसी भी एक्सिस के साथ एंगल मिल जाए, चाहे वो वाई एक्सिस हो बच्चों, चाहे वो एक्स एक्सिस हो। अभी तक ले हम एंगल बच्चों एक्स एक्सिस के साथ बनते हुए देखे हैं, अब हम वाई एक्सिस के साथ बनाते हुए देखेंगे। तो मान लीजिए इधर 60 डिग्री है, तो इसी क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे 30 डिग्री लेकर बनाएंगे, वाई एक्सिस के साथ बनाएंगे हम लोग कौन, ठीक है। तो 30 डिग्री लेकर बनाएंगे, हम गारंटी दे रहे हैं बेटा आंसर फिर वही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये मेरी ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो इसको जल्दी से बच्चों उतार लीजिए आप लोग। तो अब हम 30 डिग्री को लेकर बना रहे हैं बच्चों। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं ना है रे? बोलिए। क्या? सब कुछ बुक से ही रिलेटेड पढ़ाया जाता है। अभी बुक हम नहीं अभी बुक हम नहीं खोले हैं, अभी केवल समझाया जा रहा है। 5 नियम आप लोगों को पढ़ना है। एक पढ़ना है बच्चों पैरेललोग्राम रूल, जो हम पढ़ा चुके हैं। दूसरा है ट्रायंगल रूल, वो भी हम पढ़ा चुके हैं। तीसरा रिजोल्यूशन रूल आप लोग पढ़ रहे हो, और ये आज रिजोल्यूशन रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिजोल्यूशन रूल खत्म हो जाएगा तो जब माइक बंद कीजिए अपना, ठाए ठाए आवाज आ रहा है बक। तो जब रिजोल्यूशन रूल आप लोग पढ़ोगे बच्चों, तब आप लोगों को पता चलेगा बच्चों कि मतलब अभी तो पढ़ ही रहे हो, उसके बाद आप लोग को डॉट प्रोडक्ट पढ़ाएंगे या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। और जब सारी चीजें पढ़ा देंगे बेटा, तब हम आप लोग को एक एक सवाल चुन चुन के हम बना देंगे बच्चों, ठीक है। ये मेरा वादा है, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम कह रहे हैं। अगर नहीं पढ़ोगे आप लोग, पीछे का क्लास पूरा कवर नहीं करोगे और याद नहीं करोगे, तो संडे के दिन तो कस के हम कुछ देंगे आप लोग को बरियार से, ठीक है बेटा। तो संडे के दिन कुछ आने के लिए तैयार हो ना रे बेटा। ए बंद कीजिए माइक सब लोग अपना। देखिए बच्चों, अब वही कहानी हम फिर से दोहरा रहे हैं, वही क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है बच्चों, ठीक है। ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपका वही वेक्टर है बच्चों, एफ वेक्टर है, जिसका मान कितना है बच्चों, 4 न्यूटन है। और ये एंगल आहा, ये एंगल अब यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। तो जब ये 30 डिग्री यहाँ पे बनाएगा तो यहाँ पे 60 डिग्री बनाएगा। फिगर के हिसाब से तो 30 डिग्री नहीं है, लेकिन हम फिगर के हिसाब से डाल दिए बच्चों। तो ये जो यहाँ पे गिरेगा बच्चों ऐसे, ये आपका y कंपोनेंट हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे गिरेगा ऐसे, ये आपका x कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका y कंपोनेंट का मान यहाँ पर जिसके साथ एंगल बनाता है, याद रखिएगा बच्चों, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ cos थीटा लग जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 4 cos 30 डिग्री। और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा बच्चों, उसके साथ साइन थीटा लग जाएगा, यानी 4 साइन 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे एक्स कंपोनेंट
एक्स कंपोनेंट यानी एक्स घटक, एक्स घटक का मान आ गया बच्चों 4 sin 30 डिग्री, यानी 4 sin 30 डिग्री, और कितना हो जाएगा 4 × 1/2, दो दूनी के 4, यानी कितना आ गया बच्चों 2। एक्स कंपोनेंट का मान 2 आ गया। वाई कंपोनेंट का मान देखिएगा बच्चों, यानी y घटक का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो y घटक का मान आपका 4 cos 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 4 cos 30 डिग्री यानी 4 × √3/2, तो दो दूनी के 4, यानी y कंपोनेंट का मान आ गया बच्चों 2√3। ठीक है बच्चों, बस केवल कंपोनेंटों का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट में 2 था, वाई कंपोनेंट में 2√3 था। यहाँ पर भी देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग पीछे चल के देख लेते हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट में 2 आ गया ना, और वाई कंपोनेंट में 2√3। उसी तरीके से बच्चों इसमें भी एक्स कंपोनेंट में 2 आ गया और वाई कंपोनेंट में 2√3 आ गया। और किसी भी वेक्टर को पहले पॉइंट के रूप में लिखा जाता है। तो एफ हमारा पॉइंट के रूप में ऐसे लिखा जाएगा एक्स कमा वाई, और एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2, और वाई का मान 2√3 हो जाएगा। और यहाँ से एफ वेक्टर का मान आ जाएगा बच्चों आप लोग का 2i कैप प्लस 2√3 जे कैप। यानी किसी भी वेक्टर को आप आसानी से एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, और तोड़कर उसको वेक्टर के रूप में क्या कर सकते हो बच्चों, लिख सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें मिल गया आप लोग को। अब अगर आप लोग को केवल मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड ऑफ एफ वेक्टर लगाएंगे। तो मॉड ऑफ एफ वेक्टर का मान हो जाएगा रूट अंडर बच्चों 2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। आपका मॉड ऑफ एफ वेक्टर का मान आ गया बच्चों रूट अंडर दूनी के 4 प्लस दूनी के 4, और √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए चरती आई 12, अब 12 4 कितना हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू √16, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया बच्चों 4। तो ये कहानी होती है बच्चों रिजोल्यूशन रूल की। अब आप लोगों को समझाएंगे बच्चों कि रिजोल्यूशन रूल कहाँ पर जरूरत पड़ता है। देखिए बच्चों, व्यक्ति जमीन पर कैसे चलता है ये आपको रिजोल्यूशन रूल से समझना पड़ेगा। रिजोल्यूशन रूल मतलब कहता है, विघटन नियम से ही पता चलता है कि आप कैसे चलते हो। जैसे एक व्यक्ति जो चलता है, वॉकिंग ऑफ द मैन वॉकिंग ऑफ द मैन ऑन द अर्थ, व्यक्ति का जमीन पर चलना या टहलना। देखिए बच्चों, एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, 2 पैरों की सहायता से वो कुछ इस प्रकार से चलता है बच्चों। बहुत शानदार पैर बना दिए, देख रहे हो ना, हैं? अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है रे बेटा? बहुत शानदार पैर बना है ना रे। देखिए देखिए बच्चों, इस पैर से व्यक्ति F1 फोर्स से इस जमीन को अगर धक्का देगा, F1 फोर्स से इस जमीन को धक्का देगा, तो वही फोर्स F1 इसको अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्स भी मारेगा। ठीक है बच्चों, वही F1 फोर्स रिपल्स भी मारेगा। ठीक है, यानी एवरी एक्शन टेक इट्स अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये कौन कह के गए थे बताइए?
प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये कौन कह के गए थे बेटा जी, आप लोग बताइए। एवरी एक्शन टेक इट्स अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन साहब कि न्यूटन चाचा हैं? न्यूटन चाचा कह के गए थे, और एक तो वो कह के गए और दूसरा हम लोग का टेंशन बढ़ा के गए। ठीक है, उसके बाद बच्चों व्यक्ति दूसरे पैर से, ये पहला पैर है और ये दूसरा पैर है, दूसरे पैर से जब ये तिरछा फोर्स लगाता है F2, तब पृथ्वी इसका अपोजिट रिएक्शन करती है बच्चों F2 से ऐसे। ठीक है, और यही F2 जो होता है बच्चों, यहाँ पे थीटा एंगल बन जाता है, तो ये दो कंपोनेंट में टूटता है, एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में। एक्स कंपोनेंट का मान आ जाता है बच्चों F2 cos थीटा, F2 cos थीटा, एक्स कंपोनेंट का मान F2 cos थीटा आ जाता है, और वाई कंपोनेंट का मान F1 sin थीटा हो जाता है। ठीक है, सॉरी F2 sin थीटा हो जाएगा, F2 फोर्स ना है, F2 sin थीटा। तो अब ये खत्म हो गया, F2 खत्म हो गया, ये दो कंपोनेंट में टूट गया, F2 cos थीटा में और F2 sin थीटा। जब भी किसी वेक्टर को तोड़ दीजिएगा तो इसका मतलब वो खत्म हो गया बच्चों। इसमें जानते हो क्या होता है, जितने भी ऊपर के डायरेक्शन वाले हैं, यानी इस डायरेक्शन वाला फोर्स, ऐसे डायरेक्शन वाला, तो ऐसे डायरेक्शन वाले फोर्स जो है, एक F1 है और प्लस में एक F1 F2 sin थीटा है। ये दोनों फोर्स व्यक्ति को खड़ा होने में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? खड़ा होने में, खड़ा होने में, यानी ये स्टैंडिंग के लिए होते हैं ये दोनों फोर्स। आपका F1 जो है, यानी ये F1 और ये F2 sin थीटा व्यक्ति को खड़ा होने में मदद करते हैं। ठीक है, और उसके बाद F2 cos थीटा जो होता है ना रे बेटा, ये F2 cos थीटा जो होता है व्यक्ति को चलने में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं बच्चों? चलने में, यानी वॉकिंग में ये मदद करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। चूंकि ये आपका एक्स कंपोनेंट वाला है, एक्स कंपोनेंट वाला है, यानी ये इस डायरेक्शन वाला है, तो इस डायरेक्शन वाला जो फोर्स होंगे वो आपको क्या करेंगे बच्चों? चलने में मदद करेंगे। और ऊपर के डायरेक्शन वाला फोर्स होंगे तो वो खड़ा होने में मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही कहानी होती है व्यक्ति कैसे चलता है और व्यक्ति कैसे खड़ा होता है। तो इसमें दो दो फोर्स खड़ा होने में मदद करते हैं और एक ही फोर्स चलने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा बच्चों? ये व्यक्ति किस फोर्स के कारण चलता है? तो वो एक्स कंपोनेंट वाले फोर्स के कारण चलता है। और किस फोर्स के कारण खड़ा रहता है? तो वाई कंपोनेंट वाले फोर्स के कारण व्यक्ति जमीन पर खड़ा रहता है बच्चों। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए बच्चों। सनी बबुआ, समझ में आ रहा है बाबू? चलिए बच्चों, तो ये तो आपके रिजोल्यूशन रूल हो गए बच्चों, विघटन नियम हो गए। और आपको अब हम बताएंगे कि व्यक्ति कैसे फिसलता है बच्चों। देखिए बच्चों, व्यक्ति कैसे फिसलता है तो हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं।
देखिए बच्चों, स्लाइडिंग ए मैन ऑन द स्लोप, एक व्यक्ति का ढलाऊ सतह पर सरकना, जो भी है अंगा हो या रहो अपना लिख लेना, हम तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेटा। चलिए देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, एक व्यक्ति जब इस थीटा एंगल वाले इस थीटा एंगल वाले सतह पर बैठा रहता है, तो ये नीचे की तरफ सरकता है। तो क्यों सरकता है? तो इसमें भी वेक्टर रिजोल्यूट हो जाता है दो कंपोनेंट में। कितने कंपोनेंट में? दो कंपोनेंट में। कैसे रिजोल्यूट होता है? यानी दो कंपोनेंट इसको मदद करता है, एक सरकाने में मदद करेगा, एक इसको चिपकाए रखेगा। देखिए बच्चों, इस व्यक्ति के ऊपर जो फोर्स काम करता है वो फोर्स होता है बच्चों, वो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर m/g। बस केवल यही एक फोर्स लगा रहता है। व्यक्ति जब भी व्यक्ति कहीं पे बैठता है या चलता भी है तो पृथ्वी हमेशा हमेशा उसको अपने फोर्स से खींचती है। उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है या वेट कहा जाता है, जिसे भार भी कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इस व्यक्ति को सरकाने में जो फोर्स मदद करता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ऐसे खींच देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खींच देंगे। तो यहाँ का एंगल जो है बच्चों 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा बच्चों, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस थीटा लग जाएगा। तो एफ कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे एफ साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एफ कॉस 90 माइनस थीटा का हो जाएगा बच्चों एफ साइन थीटा, और ये एफ साइन 90 माइनस थीटा आपका जानते हो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। यानी एफ कॉस थीटा मतलब एम जी कॉस थीटा। ये आपका y कंपोनेंट हो गए। कौन से कंपोनेंट हो गए? y कंपोनेंट। तो उसी प्रकार से ये आपका x कंपोनेंट हो गया। तो इस व्यक्ति को सरकाने में x कंपोनेंट मदद करता है। x कंपोनेंट मदद करेगा, यानी x घटक मदद करेगा सरकाने में। x कंपोनेंट मदद करेगा सरकाने में, और सरकाने में मदद करेगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x कंपोनेंट जो बन के आएगा वो आपका हो जाएगा बच्चों एम जी साइन थीटा। ये वही वो फोर्स है जिसको हम एफ एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एफ एक्स कहेंगे। यानी x कंपोनेंट वाला फोर्स जो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बनता है, व्यक्ति के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बनता है, वो उसको सरकाने में मदद करता है बच्चों। और y कंपोनेंट वाला फोर्स, y कंपोनेंट वाला फोर्स यानी y घटक वाला बल जो है बच्चों, उसको क्या करता है? चिपकाए रखता है बच्चों। क्या किए रहता है बच्चों? चिपकाए रखता है। और चिपकाए रखने से जो y कंपोनेंट वाला फोर्स है एफ वाई,
वो है बच्चों एम जी कॉस थीटा। और आपका गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर जानते हो क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप, एफ वेक्टर बराबर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो मेरा मोटो इन्हीं दोनों से था कि कौन उसको खिसकाने में मदद करता है। तो एम जी साइन थीटा जो होता है बच्चों उसको सरकाने में मदद करता है, और एम जी कॉस थीटा जो होता है चिपकाने में मदद करता है, यानी वाई कंपोनेंट वाला फोर्स उसको चिपकाए रखता है और एक्स कंपोनेंट वाला फोर्स उसको सरकाते रहता है बच्चों। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कि अब ये एफ एक्स एफ वेक्टर हो गया, तो यहाँ पे हम एफ वेक्टर बराबर आसानी से लिख सकते हैं बच्चों, एफ एक्स का मान है एम जी साइन थीटा आई कैप, अब प्लस में एफ वाई का मान हो जाएगा बच्चों एम जी कॉस थीटा जे कैप, और एम जो होता है बच्चों एम इज इक्वल टू मास ऑफ द पर्सन, यानी ये व्यक्ति का द्रव्यमान होता है। किसका द्रव्यमान होता है, व्यक्ति का द्रव्यमान होता है। और जी जो होता है उसको हम कहते हैं बच्चों एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका हिंदी सिंपल भाषा में हो जाता है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कहीं कहीं पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज किया जाता है, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज किया जाता है। ठीक है गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ गया है बच्चों। अब इसको हम एफ बराबर जो एम इंटू जी है इसको हम कहते हैं बच्चों ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स या इसको हम कहते हैं बच्चों गुरुत्व बल, या इसको हम कहते हैं बच्चों वेट ऑफ द पर्सन, या इसको ग्रेविटी फोर्स भी कहा जाता है या वेट ऑफ द पर्सन। यानी व्यक्ति का भार, यानी किसी भी वस्तु का भार निकालना है तो उसके मास में जी से गुना कर दीजिए तो व्यक्ति का भार निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, और समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट, बताइए बेटा। हो गया बेटा, चलिए तो हम आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, रिजोल्यूशन रूल बढ़िया से बुझाया होगा, और अगले क्लास में हम आप लोग को डॉट प्रोडक्ट अच्छे से सिखा देंगे। कल के क्लास में हम आप लोग को डॉट प्रोडक्ट सिखाएंगे, और डॉट प्रोडक्ट कल के क्लास में सिखाकर हो सकता है कि 2 दिन डॉट प्रोडक्ट चले,
लेकिन 2 दिन में हम आप लोगों को अच्छे से डॉट प्रोडक्ट सिखाकर कुछ न्यूमेरिकल बनाकर फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी हम सिखा देंगे। और जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट सिखाएंगे उसके बाद बच्चों हम कहेंगे कि जितनी पढ़ाई गई चीज है उन चीजों को आप सभी बच्चे याद कर लीजिए। नहीं याद कीजिएगा बच्चों तो हम वादा करके कहते हैं कि आपको कभी भी वेक्टर समझ में नहीं आएगा। ये मेरा आपके लिए जो मतलब क्या है, सजेशन है। वेक्टर देखिए तो समझ गए तो बहुत आसान है बच्चों, और नहीं समझे तो बहुत भारी है वेक्टर। ठीक है, और समझ गए तो बहुत इजी है, नहीं समझे तो बहुत भारी है। उसके सवाल बहुत इजी इजी आते हैं बच्चों, बहुत इजी आते हैं। आप चाहोगे तो आसानी से उसको बना लोगे। और आप जाके मॉडल से टच कीजिए, देखिए कि जे अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ा देंगे तो हर साल कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आपके केवल वेक्टर से आएंगे बच्चों। 10 नंबर आप केवल वेक्टर पढ़ के जाते हैं तो 10 नंबर का अपने से लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। चलिए आज ऑर्गेनिक पढ़ने आइएगा आप लोग। हम भी खाना खाने जा रहे हैं, आप लोग भी खाना खाने जाइए। और ऑर्गेनिक आज से क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है, सब सेटिंग वेटिंग कर दिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा।